Welcome back to my channel once again, Roshni. Oh my god, Rodi's the legal world. So yeah, we are doing secretarial practice and drafting notice agenda, and we are doing SS2 today. And I hope we should be sorted within 45 minutes. Let's see if I would able to do it. तो basically SS2 में क्या बोला है that applicable to all types of general meetings of all companies except OPC. मतलब SS2 basically applicable किस पे बेटा? SS2 जो है वो applicable है हर एक टाइप की जनरल मीटिंग ऑफ ऑल कंपनीज. फर्स्टली वी अंडरस्टूड कि SS2 जनरल मीटिंग पे एप्लीकेबल है और हर तरह की कंपनी पे ओपीसी को छोड़ के और सेक्शन 8 कंपनीज को छोड़ के. लेकिन सेक्शन 8 कंपनी जो है ना उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग. देन इट सेज दैट कि अगर वैसे तो ये जो स्टैंडर्ड है वो एक्ट के हिसाब से ही बनाया गया है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड और एक्ट में कभी भी इनकन्सिस्टेंसी आती है तो एक्ट वुड प्रिवेल. फिर बोला है मैटर्स ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग इज क्लासिफाइड इनटू कि जनरल मीटिंग में जो मैटर्स आप ट्रांजैक्ट करते हो दैट इज बीन क्लासिफाइड इनटू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. देन इट सेज वही एप्लीकेबिलिटी वाली चीज जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ कन्वीनिंग अ मीटिंग. अब कन्वीनिंग अ मीटिंग कन्वीन करने के लिए SS2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 ने क्या क्या चीज़ें बताई है जनरल मीटिंग कन्वीन करने के लिए. तो सबसे फर्स्टली इट्स टॉकिंग अबाउट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग. नोटिस में क्या बोला है बेटा कि क्लियर 21 डेज का नोटिस देना है एडवांस में. प्राइवेट कंपनी है तो उसके AOA में जो टाइमिंग लिखा है आप उस हिसाब से दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नोटिस हैज़ टू बी इन राइटिंग और स्पेसिफाई करेगा डेट टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू. नोटिस ऑफ AGM स्पेसिफाई करेगा कि सीरियल नंबर ऑफ द मीटिंग क्या है. फिर नोटिस जो है वो वेन्यू बताएगा. नोटिस में आपको वेन्यू बताना है, रूट मैप बताना है, प्रोमिनेंट लैंडमार्क. वेन्यू के साथ आपको रूट मैप बताना है कि कैसे रूट आपको लेना है, लैंडमार्क क्या है फॉर इजी लोकेशन. except in case of company directors their relatives are members a wholly owned subsidiary. तो देखना इसमें क्या बोला है. फर्स्टली कि जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स के जो कि मेंबर है उनके केस में या होली ओन्ड सब्सिडरी के केस में लैंडमार्क वगैरह देने की जरूरत है विच इज़ फेयर. फिर है डिलीवरी ऑफ नोटिस की नोटिस को डिलीवर कैसे करोगे. तो नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शेल बी गिवन टू एवरी मेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस इन राइटिंग होगा, ऑफ एवरी मीटिंग होगा और शेल बी गिवन टू एवरी मेंबर होगा. हर एक चीज़ एवरी आ रही है. फिर है किसको किसको आप डिलीवरी दोगे नोटिस को. तो हर एक मेंबर को दोगे, डायरेक्टर्स को दोगे, ऑडिटर्स को दोगे, सेक्रेटरियल ऑडिटर है उसको दोगे, डिबेंचर ट्रस्टी को दोगे और अदर स्पेसिफाइड पर्सन अगर कोई है तो उसको दोगे. और कोई जॉइंट है तो जॉइंट होल्डर्स को, डाई हो गया तो ये सब जॉइंट होल्डर में से फर्स्ट जॉइंट होल्डर को दे दो, वो मर गया तो सेकेंड को दे दो. वो सारी चीज़ें विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. फिर है मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस कि आप डिलीवर कैसे करोगे नोटिस को. तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से कर दो. आई होप इट्स विजिबल गाइस. आई रियली होप इट्स विजिबल. लेट मी जस्ट ऑन द. आई होप इट्स गुड नाउ. फेयर. ठीक है चलो. सो अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से कि मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस कैसा होगा. तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से कर लो, स्पीड पोस्ट से कर लो, रजिस्टर्ड पोस्ट से कर लो, कुरियर, फेसिमाइल, ईमेल, अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. फिर बोला है ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं कर सकते इन फॉलोइंग केसेस में. अगर कंपनी जो है ई वोटिंग का फैसिलिटी दे रही है तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट जो है वो अलाउ नहीं करोगे. आइटम्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट. सो व्हाट डज इट से व्हेन वी आर डूइंग जनरल मीटिंग का नोटिस की डिलीवरी की बात हो रही है. लेट्स सी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि नोटिस भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हैं क्या अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रहा है कंपनी. तो नहीं भेज सकते. लिखा है ना क्लियरली लॉ में. वैसे तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, जनरल पोस्ट, जनरल नहीं, कुरियर, फेसमेल, ईमेल ये सब कर सकते हो. लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट आप दो केसेस में नहीं कर सकते हो. वेयर कंपनी इज गिविंग यू ई वोटिंग फैसिलिटी एंड आइटम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. पोस्टल बैलेट से अगर आप बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर रहे हो, आइटम ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो, तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकते. आई एम सॉरी फॉर दैट. फिर इट सेज दैट कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल इफ मीटिंग बाय रिक्विजिनिस्ट देमसेल्फ. मतलब बोल रहा है कि अगर रिक्विजिनिस्ट ने मीटिंग बुलाई है तब फिर सब चलेगा क्या. नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, दैट्स इट. फेसिमाइल वगैरह कुछ भी नहीं. ये सारी चीज़ें नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट ठीक है. company has website for notice if company
ने अपने वेबसाइट पे नोटिस डाला है, तो वेबसाइट टिल द कंक्लूज, तो ये नोटिस उसको टिल द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग रखनी है. इफ़ नहीं है, इन केस कंपनी के पास वेबसाइट है तो उसको वेबसाइट पे तो डालना ही है नोटिस तब तक उसको ऐसा नहीं ना डाल के निकाल दिया, जैसे हम स्टेटस पर डालते हैं फोटो किसी की कभी निकाल देते हैं, तो वैसा नहीं, जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती, जब तक बर्थडे खत्म नहीं हो जाता, तब तक फोटो रहने दो. ठीक है. फिर है डे टाइम एंड वेन्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ मीटिंग की वेन्यू, डे टाइम एंड वेन्यू ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग. मीटिंग का कंडक्शन कैसे लोगे? एजीएम में तो क्या करोगे, ईजीएम में तो क्या करोगे. ठीक है बेटा, तो पहले एजीएम की बात कर लेते हैं. देखना यहाँ पर, फिर यहाँ पर बेटा एजीएम के बारे में बोल रहा है कि एजीएम को कॉल तो आप कर सकते हो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 to 6, बट एजीएम को कंडक्ट करना 9 to 6 वो जरूरी नहीं. एजीएम आप कितने बजे भी कंडक्ट करो, कॉल आपको बिटवीन 9 to 6 करना है. नेशनल हॉलीडे पे एजीएम हो सकती है क्या? नेशनल हॉलीडे पे एजीएम नहीं हो सकती है. अगर गवर्नमेंट कंपनी है उसको एजीएम करना है तो आउटसाइड इंडिया भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा. और ये जो बेसिकली एजीएम है, या तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या फिर अदर प्लेस, सिटी, विलेज वे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, वहां पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ईजीएम के केस में क्या बोला है बेटा, देखना जरा. आई होप इट्स विजिबल. देखना ईजीएम के केस में क्या बोला है, दैट ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट, आई विल जस्ट मेक इट बिग फॉर यू. ठीक है, ऑल सेट ना. देखना ईजीएम के बारे में क्या बोला है. ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट है या ईजीएम कॉल्ड बाय बोर्ड सुओ मोटो है ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर ऑफ कोर्स, या ऑन बोर्ड ने रिक्विजिशन किया है, या ईजीएम को बोर्ड ने बुलाया है या रिक्विजिनिस्ट ने बुलाया है. अगर बोर्ड ने बुलाया है तो कॉल एट एनी टाइम इवन आफ्टर बिजनेस आवर्स तो चलेगा. अंडरस्टैंड वन थिंग कि ईजीएम कॉल्ड बाय बोर्ड सुओ मोटो और ऑन रिक्विजिशन, तो कॉल एट एनी टाइम इवन आफ्टर बिजनेस आवर. वी आर टॉकिंग अबाउट ईजीएम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजीएम. एजीएम तो है भाई, कॉल करना है बिजनेस आवर्स पे और नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते हो आप. ईजीएम में ऐसा कोई नहीं है. ईजीएम में ऐसा कि कितने बजे भी कॉल कर रहे हो, रात के 2 बजे भी चलेगा, आफ्टर बिजनेस आवर्स भी करोगे चलेगा, नेशनल हॉलीडे पे भी ईजीएम बुलाओगे तो भी चलेगा. एट एनी प्लेस इन इंडिया अदर देन होली ऑन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. क्या बोलने का मतलब है इसका, कि ईजीएम जो है वो आप कहीं पे भी करो विद इन इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेशनल हॉलीडे पे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कितने बजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी प्लेस पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. होली ओन सब्सिडरी अगर इनकॉर्पोरेटेड आउट अदर देन एट एनी प्लेस इन इंडिया अदर देन होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. मगर होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तब ये नहीं फॉलो कर सकते, तब फिर आप वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड इंडिया भी रख सकते हो जनरल मीटिंग को. लेकिन इंडिया एट एनी प्लेस इन इंडिया अदर देन होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो. फिर बोला है ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट, तो कॉल्ड बोला है, अगेन कंडक्टेड नहीं बोला है. कंडक्टेड बोला है क्या कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में करना है, नहीं बोला. ये दोनों सेम है, अगर कॉल्ड और नेशनल ये दोनों सेम है, इफ यू सी दैट. तो ईजीएम इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट, तो कॉल्ड बोला है, कंडक्टेड नहीं बोला है. ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 AM जो होता है बिजनेस आवर होता है. नेशनल हॉलीडे पे आप नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, ना तो एजीएम कर सकते हो, ना ही ईजीएम अगर आप रिक्विजिनिस्ट ने बुलाया है ईजीएम तो भी वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकता. और कहाँ कर सकता है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर प्लेस विद इन सिटी, विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, देयर यू कैन गो. फिर है नोटिस टू कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉक्सी. तो ऑफकोर्स इफ़ यू हैव सी द ड्राफ्ट, तो सब में भी जहाँ पे भी नोटिस हमने किया है जनरल मीटिंग का, एजीएम का, हमने प्रॉक्सी के बारे में बताया है कि दैट अ मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट इज एंटाइटल टू अपॉइंट प्रॉक्सी एंड वन और मोर प्रॉक्सी हो सकता है टू अटेंड. क्या बोला है, वेयर दैट इज अलाउड वन और मोर प्रॉक्सीज टू अटेंड एंड वोट इंस्टीड ऑफ हिमसेल्फ, दैट अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर. प्रॉक्सी को मेंबर होने की जरूरत नहीं है. और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर अपॉइंट कर सकते क्या प्रॉक्सी इन अकॉर्डेंस विद देयर आर्टिकल्स. फिर बोला है नोटिस शेल क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द मीटिंग एंड द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड देयर एट. क्या बोला मैंने, नोटिस क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि मीटिंग का नेचर क्या है. जनरल मीटिंग आप कर रहे हो तो नोटिस में ये तो लिखोगे ना क्यों कर रहा हूँ, नेचर तो लिखोगे. और बिजनेस टू बी कौन से आइटम ट्रांजैक्ट होने वाले हैं वो सब जनरल नोटिस में जाता है. एसआर है, मटेरियल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के थ्रू जाता है. तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. स्पेशल बिजनेस ईच आइटम शेल बी इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन अकम्पेनिड बाय एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. एज आई सेड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जाता है. एनेबल अ मेंबर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस एंड टू टेक डिसीजन देयर ऑन. ऑर्डिनरी बिजनेस रेजोल्यूशन आर इन द नोटिस ओनली.
उस ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है. फिर है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग. ये कौन कौन से बिजनेस आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो इन द जनरल मीटिंग. तो सबसे पहले क्या बोला है कि रेजोल्यूशन वैलिड होगा ओनली इफ इट इज पास्ड फॉर आइटम कंटेन इन नोटिस. तो डिड वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि नोटिस में अगर वो आइटम नहीं है तो आप उस पर रेजोल्यूशन पास कर ही नहीं सकते, कर दिया तो वैलिड नहीं होगा. और इट इज स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर द एक्ट. फिर बोल रहा है फॉर दीज 3 थिंग्स प्रॉपर रेजोल्यूशन for valid if it passed for resolution valid only if it is passed for these 3 things, which is what. So did we understand one thing. क्या बोल रहा है कि resolution valid तभी होगा जब वो नोटिस में लिखा है या फिर स्पेसिफिकली एक्ट ने परमिट किया है कि ये रेजोल्यूशन आप कर सकते हो अगर नोटिस में नहीं रहेगा तो भी. वो कौन सी चीज़ है कि प्रपोज रेजोल्यूशंस द नोटिस ऑफ विच हैज़ बिन गिवन बाय मेंबर्स. Proposed resolution, the notice of which has been given by members. Resolution requiring special notices if received with the intention to move. Candidature of directorship if any such notice has been received. तो ये केसेस में आप स्पेसिफिकली अगर एक्ट ने बोला है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी अमेंडमेंट टू द नोटिस कैन बी मेड. मतलब अगर नोटिस में कोई अमेंडमेंट डालना है तो आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको अमेंडमेंट वाला जो नोटिस है, जो नोटिस आपने डाला है, जो अमेंडेड नोटिस है वो आपको देना पड़ेगा सबको एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग. क्लियर और नॉट क्लियर. फिर है पोस्टपोनमेंट और कैंसिलेशन ऑफ मीटिंग. की कब होगा पोस्टपोनमेंट और कैंसिलेशन ऑफ मीटिंग. तो बोर्ड में रिकन्वेन आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 days इंटीमेशन टू द मेंबर. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी दे देगी. तो पोस्टपोनमेंट और कैंसिलेशन ऑफ मीटिंग में क्या बोला है कि बोर्ड रिकन्वीन भी कर सकते हैं मीटिंग आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 days इंटीमेशन टू द मेंबर्स एंड न्यूज़पेपर में भी डाल देगी. ठीक है. फिर वी हैव गॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग विच इज एज सेम एज द अर्लियर वन आई गेस. लेट मी चेक. So basically we have all done this in executive. I don't think so I need to brief it, but exam point of view से देख लो. फर्स्ट एजीएम जो है वो आपका 9 months में हो जाएगा. 9 months कहाँ से बेटा? फ्रॉम जब आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है वहाँ से 9 months के अंदर. एंड देयर आफ्टर ईच कैलेंडर ईयर में आपका विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका होगा एजीएम of with an interval of not more than 15 months between 2 successive AGM. 2 AGM के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता. और ये जो अफोरसेड पीरियड ऑफ 6 months बताया हमने या फिर 15 months का गैप बताया, दैट मे बी एक्सटेंडेड बाय नॉट एक्सीडिंग 3 months विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ROC और इन केस ऑफ AGM ऑल्सो AGM ओनली एंड अदर देन फर्स्ट AGM. क्योंकि फर्स्ट AGM में आप जो 3 months का हमने एक्सटेंशन दिया है वो आप फर्स्ट एजीएम में कर ही नहीं सकते. ऑलरेडी 9 months दे रहे हैं ना भाई साहब, और कितना दे. ठीक है, वो चीज़ है. और यहाँ पे बोला है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम है ना, ये तो आप कभी भी रख लो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. बिटवीन 2 AGM कंसेक्यूटिव AGM जनरल मीटिंग between 2 consecutive AGM, item of business other than ordinary may be considered as an extraordinary and EGM, that is by means of postal ballot या फिर जैसा बोर्ड को ठीक लगे. तो बेसिकली वो ऑल्सो की फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग इसमें क्या रहेगी. So now we would proceed further with quorum. Section 103 of the Companies Act 2013 talks about quorum. कि quorum जो है वो थ्रू आउट द मीटिंग रहना चाहिए. Members need not be personally present for count of quorum. Members, ये are we talking about जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में ऐसा है क्या बेटा कि प्रॉक्सी को अगर आपने बुलाया तो हम लोग quorum के पर्पस के लिए काउंट नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं. डिड वी रीड एनीवेयर कि ऐसा कुछ नहीं है. तो मेंबर्स नहीं, मतलब प्रेजेंट पर्सनली नहीं हूँ मैं लेकिन मेरा प्रॉक्सी जा रहा है तो वो कोरम में काउंट होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा. फिर है प्रॉक्सीज शेल बी एक्सक्लूडेड, शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड है शायद. लेट मी चेक. my mistake. Members needs to be personally present for count of quorum. मतलब प्रॉक्सी को आप कोरम के पर्पस के लिए काउंट नहीं करोगे. आई एम रियली सॉरी, आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कोरम. अगेन कोरम जो है वो थ्रू आउट द मीटिंग होगा. और अगर
कोरम के पर्पस के लिए काउंट करना है तो अगर मेंबर जो पर्सनली प्रेजेंट है आप उनको तो काउंट कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉक्सीज है आप उनको एज फॉर कोरम काउंट नहीं करोगे. प्रॉक्सीज हैज टू बी एक्सक्लूडेड. प्रेजेंट ऑफ कोरम डज नॉट अप्लाई. Present of quorum does not apply if item transacted through postal ballot. अंडरस्टूड वन थिंग कि कोरम का जो प्रेजेंट ऑफ कोरम है डज नॉट अप्लाई. आइटम अगर आप पोस्टल बैलेट के थ्रू कर रहे हो तो कोरम प्रेजेंट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप ट्रांजैक्शन जो है पोस्टल बैलेट से कर रहे हो. फिर अ मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल टू वोट ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस बीइंग अ रिलेटेड पार्टी शैल बी काउंटेड फॉर कोरम. कोरम के लिए तो काउंट होगा ना बंदा बेचारा, भले वोट नहीं कर पाया लेकिन कोरम के पर्पज के लिए तो काउंट रख लो उसका. फिर है अनलेस द एओए प्रोवाइड्स हायर नंबर ऑफ कोरम फॉर द जनरल मीटिंग शेल बी. कितना होगा कोरम के लिए मेंबर कितना होगा, तो बेसिकली यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन डेट ऑफ मीटिंग कि नंबर ऑफ मेंबर्स कैसा पता चलेगा, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के थ्रू पता चलेगा. अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन डेट ऑफ द मीटिंग अप टू 1000 है तो क्या, 1000 से 5000 है क्या, और 5000 से ज़्यादा है तो क्या, कितना मेंबर्स आपको पर्सनली प्रेजेंट लगेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. तो अगर 1000 मेंबर्स है आपके तो 5 मेंबर्स हैज़ टू बी प्रेजेंट देयर फॉर मेकिंग इट एज कोरम. 1000 से 5000 है तो 15 मेंबर्स लगेंगे कोरम काउंट करने के लिए. 5000 से आता है तो 30 मेंबर को रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ रहे हो. वेर इज प्राइवेट कंपनी की केस में ऐसा कुछ नहीं है कि 5, 15, 30 का ऐसा कुछ चाहिए. 1000 अगर 1000 से 5 है, 5 से आता है तो प्राइवेट कंपनी के लिए सिंपल है. 2% भी अगर प्रेजेंट है तो कोरम में हम लोग काउंट कर लेंगे. प्रोवाइडेड की वो ये देख लो क्या बोल रहा है, उससे ज़्यादा बोले तो उससे ज़्यादा बोलो. फिर देखना यहाँ पे ऑडिटर्स के बारे में क्या दिया है सिस्टम में. ऑडिटर्स के बारे में बोल रहा है अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, वो या तो खुद ऑडिटर या तो खुद या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू प्रेजेंट रहेंगे, हैव द राइट टू बी हर्ड एट सच मीटिंग. सो आर वी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि द ऑडिटर्स अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने अनलेस बोला है कि तू चुप बैठ, एग्जाम कर दिया कि कंपनी ने कि तेरे को बोलने का राइट नहीं है. अगर मैंने क्या बोला, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी की तू कुछ मत बोल. ऑडिटर के पास राइट है मीटिंग में प्रेजेंट होने का भी एंड राइट टू बी हर्ड भी है. वो जो बोल रहा है उसको सुनो भी. सेक्रेटरियल ऑडिटर का भी सेम है, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी हिमसेल्फ या फिर थ्रू उसका रिप्रेजेंटेटिव एजीएम में उसके पास राइट है to be heard at such meeting. and we are talking about AGM this time, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. ये AGM के बारे में बात हो रही है, ठीक है. फिर है चेयरमैन. चेयरमैन का अपॉइंटमेंट क्या है, रोल ऑफ चेयरमैन क्या है, बस यहाँ तक ये. फिर प्रॉक्सीज के बारे में बात करेंगे. चेयरमैन के बारे में बोला है कि चेयरमैन जो है वो बेसिकली चेयर एंड कंडक्ट करेगा मीटिंग को. चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट, अगर वही है ये वाला रूल है 15 मिनट्स में प्रेजेंट नहीं है या फिर उसको चेयरमैन का इफ इज अनविलिंग टू एक्ट एज अ चेयरमैन तो फिर आप डायरेक्टर्स विल इलेक्ट वन ऑफ देम एज अ चेयरमैन. If no director is present within 15 minutes after the time appointed for holding the minutes meetings, if और कोई डायरेक्टर भी विलिंग नहीं है अपने आप को चेयरमैन बनाने के लिए, तो जब वहाँ पर मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे वो लोग शो ऑफ हैंड से चेयरमैन इलेक्ट हो जाएंगे. इफ अ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, अगर इलेक्शन करना है चेयरमैन का और मेंबर्स में से करना है, लेक्चर पोल डिमांड किया है तो वो करना पड़ेगा. In case of private company, appointment of the chairman shall be in accordance with their articles. फिर है रोल ऑफ चेयरमैन. चेयरमैन सबसे पहले तो एक्सप्लेन करेगा ऑब्जेक्टिव इम्प्लीकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन बिफोर दे आर पुट टू वोट, कि क्यों कर रहे हैं हमेशा वो बताएगा, चेयरमैन का काम है. और पब्लिक कंपनीज के केस में बेसिकली चेयरमैन जो है वो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं करेगा जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड है. आर वी अंडरस्टैंडिंग. वो नॉट शैल बी कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ दैट फॉर दैट आइटम ऑफ बिजनेस. वो बेसिकली जिस पर्टिकुलर चीज़ में खुद इंटरेस्टेड है वो उसका ही ऑब्जेक्टिव इम्प्लीकेशंस बता रहा है तो अच्छा ही बताएगा. तो अगर वो पर्टिकुलर चीज़ में आइटम में इंटरेस्टेड है तो वो उस चीज़ को वो रेजोल्यूशन को वो खुद प्रपोज करेगा नहीं, साइड में कोई और आएगा वो प्रपोज करके चला जाएगा. डायरेक्टर ऑफ कोर्स. प्लीज़ अभी देखते हैं हमको कितना करना है. ये रहा प्रॉक्सी के बारे में. वोटिंग ये सारा है वोटिंग के बारे में, ठीक है, ई वोटिंग वगैरह. फिर ये क्या है, रिपोर्ट्स ऑफ एजीएम करके कुछ है. एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, बोर्ड अप्रूवल, नोटिस एंड पोस्टल बैलेट फॉर्म्स,
डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मिनट्स, फिर वो मिनट्स का पूरा मेंटेनेंस, कंटेंट्स ऑफ मिनट्स, वो सारा मिनट्स की चीज़ें आ जाएंगी. Then we have got report on AGM, and then we have got disclosure. After that, we have got one important thing, which is this one. This is very important. SR कौन कौन से matters पे pass करेंगे, OR कौन कौन से matters पे pass करेंगे. This is, I found this is important. So let's go backward and let's do that. प्रॉक्सी के बारे में बहुत ही सिंपल चीज़ कही गई है कि प्रॉक्सी जो है वो एक या 2% आपका प्रॉक्सी बन सकता है. प्रॉक्सी को मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है कि मेंबर है तभी वो प्रॉक्सी बन सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं. प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स, नॉट मतलब वो अगर एक प्रॉक्सी है, एक बंदा प्रॉक्सी का काम कर रहा है, 50 मेंबर्स से ज़्यादा का प्रॉक्सी वो बन नहीं सकता, और वैल्यू में 110 से ज़्यादा का वो प्रॉक्सी कर नहीं सकता. समझ रहे हो? देखना, प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50, होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. टोटल शेयर कैपिटल का जो 10% है उससे ज़्यादा का वैल्यू अमाउंट के लिए वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता. फिर नोटिस जो आप दोगे ना, उसके बाद आपको प्रॉक्सी फॉर्म भी देना है, और प्रॉक्सी आपने डिपॉजिट किया है इधर इन पर्सन और थ्रू पोस्ट नॉट लेटर देन 48 आवर्स बिफोर. मतलब मीटिंग जब कमेंट्स होने वाली उसके 48 आवर्स पहले आप प्रॉक्सी का जो भी है डिटेल सबमिट करवा लो. और प्रॉक्सी जो है वो एक्सेप्ट होगी हॉलीडे इफ लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट इज हॉलीडे. ठीक है. फिर है फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी. फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी में लिखा है दैट प्रॉक्सी इज वैलिड ओनली इफ इट इज प्रॉपरली स्टैम्प. प्रॉक्सी वैलिड ही तभी है जब वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है. एंड अनडेटेड प्रॉक्सी नॉट बी वैलिड, मतलब अनडेटेड है प्रॉक्सी शेल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉक्सी अगर अनडेटेड है तो उसका वैलिड मत समझो. खत्म. फिर क्या है बेटा? वोटिंग के बारे में चीज़ें बताई गई है. वोटिंग के बारे में क्या बताया? दैट एवरी रेजोल्यूशन एक्सेप्ट रिमोट ई वोटिंग और on which poll has been demanded shall be proposed by member and seconded by another member. Proposing a resolution at a meeting. तो जो resolution आप propose करते हो ना मीटिंग के दौरान, तो जो हर एक resolution होता है रिमोट ई वोटिंग वाले को छोड़ के, on which a poll has been demanded, proposed by a member and seconded by another member. propose करता है एक member, उसको seconded करता है another member. फिर है method of voting. तो ई वोटिंग के बारे में दिया हुआ है. तो मेथड ऑफ वोटिंग में आपका एक तो ई वोटिंग आ गया है. शो ऑफ हैंड कर सकते हो, पोल कर सकते हो, ये सबको पता है. अब कंडक्ट करना है ना जो ई वोटिंग, तो वो कैसे कंडक्ट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है. दैट्स अ बिग थिंग. आई थिंक ये पूरा कंडक्ट ऑफ ई वोटिंग ही है, ये इतना सारा है. ठीक है. यहाँ से कंडक्ट ऑफ पोल चालू हो रहा है, बट यहाँ पे अपने को कंडक्ट ऑफ ई वोटिंग देखना है. चलो शॉर्ट सिंपल सोबर आ जाओ यहाँ पे. बहुत ज़्यादा हिल रही हूँ मैं, पता है मुझे. आई कांट help it, sorry, but I'm trying my best. Actually my hand has got some injury, that's why I'm unable to basically hold it nicely today, but that's all good. चलो, कंडक्ट ऑफ ई वोटिंग में क्या लिखा है? कंडक्ट करना है ना ई वोटिंग, कैसे करना है वो देखते हैं. ई वोटिंग जो होता है ना वो बेसिकली 3 दिन के लिए ओपन रहता है. आर वी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि ई वोटिंग जो रहता है वो ओपन ही होता है मिनिमम 3 days के लिए. ठीक है. उससे कम के लिए आप ई वोटिंग ओपन ही नहीं कर सकते. आप बोलोगे मुझे 2 दिन के लिए ई वोटिंग ओपन करना है, भाई घर पे जा, नहीं हो पाएगा. करना है तो 3 दिन के लिए करना है, अदरवाइज मत कर. ठीक है. देखना क्या लिखा है. फैसिलिटी अगर आप ई वोटिंग का दोगे तो हर एक मेंबर को दो, वेदर होल्ड शेयर्स इन फिजिकल या डीमटेरियलाइज फॉर्म. अगर ई वोटिंग का फैसिलिटी दे रहे हो, भले ही पर्सन डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स इशू कर रहा है, रीमटेरियलाइज में कर रहा है, आपको देना दोनों को है. ऑप्शन तो दो, दोनों को दो, उसको जैसे करना है वो देख लेगा. आपको क्या फर्क पड़ता है कौन से फॉर्म में होल्ड कर रहा है. इससे ई वोटिंग का क्या लेना देना है. वोटिंग जो है वो 5 बजे क्लोज हो जाएगी प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. जिस दिन जनरल मीटिंग है, समझो इसको ऐसे समझने की कोशिश करना कि लेट्स से आपने LIC के शेयर्स परचेस किए, LIC ने जनरल मीटिंग रखी है जो कि है 1 जून को. 1 जून को LIC की जनरल मीटिंग है. अगर आपको ई वोटिंग की फैसिलिटी दे दी जाए कि हम LIC होल्डिंग में अपनी एक अंडरटेकिंग को बेच रहे हो, आप बोलना चाहते हो मत बेचो, आपके पास ई वोटिंग फैसिलिटी दी हुई है. अब वो आप कब तक बोल सकते हो? 5 बजे तक बोल सकते हो 31 मई के. उसके बाद बोल ही नहीं सकते हो. 5 बजे तक 31 मई बोल दो, अदरवाइज गो टू योर अदर वर्क. ओके, आई एम सॉरी. चलो, तो वोटिंग जो है वो बेसिकली 5 बजे क्लोज हो जाएगी जब जनरल मीटिंग होगा उसके 1 दिन पहले. ठीक है.
बोर्ड अप्रूवल, द बोर्ड शेल अपॉइंट स्क्रूटिनाइजर्स एंड जो बेसिकली बोर्ड अप्रूवल, तो बोर्ड अप्रूवल कहाँ लगेगा, तो बोर्ड पहले तो सबसे पहले स्क्रूटिनाइजर्स को अपॉइंट करेगा। ई वोटिंग हो या पोस्टल बैलेट हो, दोनों केस में स्क्रूटिनाइजर लगता है। तो बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा स्क्रूटिनाइजर्स को फॉर ई वोटिंग और दी पोस्टल बैलेट प्रोसेस, अपॉइंट करेगा एजेंसी को, डिसाइड करेगा कट ऑफ डेट क्या रखूँ मैं, डिसाइड करेगा कि कट ऑफ डेट क्या रखूँ मैं। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज मैंने ये चीज़ें मार्क नहीं किया। चलो, फिर है नोटिस ऑफ ई वोटिंग, की नोटिस ऑफ ई वोटिंग आप कैसे दोगे। ये क्या था, ये कंडक्ट ऑफ ई वोटिंग था ना, दिस इज नोटिस ऑफ ई वोटिंग, की नोटिस ऑफ ई वोटिंग देना है तो कैसे दोगे। ठीक है, नोटिस ऑफ ई वोटिंग ही बड़ा है काफ़ी, यहाँ तक है, यहाँ तक गया हुआ है। कराओ या रहने दो, कर लोगे आप लोग से, कर लोगे या नहीं। चलो देखते हैं। देखो क्या लिखा है कि मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस ऑफ ई वोटिंग, आपको नोटिस भेजना है। नोटिस की जब बात आती है तो डिलीवरी की बात तो आएगी ना, नोटिस तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा नोटिस को, तो ये सारी चीज़ें नोटिस में आएगी। और कहाँ आएगी। मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस में क्या बोला है कि वेर इन द फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग इज प्रोवाइडेड, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से करो, स्पीड पोस्ट से करो, कुरियर से करो, ईमेल से करो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कर दो क्या, डिलीवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है एडवर्टाइजमेंट, इमीडिएटली आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस बट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, आपको इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में क्या देना है बेटा, एडवर्टाइजमेंट देना है। क्या बोला मैंने कि आपने जैसे ही डिस्पैच कर दिया ना नोटिस को, बट 21 डेज के पहले, 21 डेज ऑफ जनरल मीटिंग के पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर में न्यूज़पेपर में नोटिस देना है। फिर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट देना है दैट बिजनेस ट्रांजैक्ट करें हम लोग ई वोटिंग के थ्रू, डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिमोट ई वोटिंग, डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग, manner in which person who have acquired shares and become members after the dispatch of notice may obtain the login ID, manner in which may obtain the login ID and password, कि लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड लेना ई वोटिंग करने के लिए, तो किस तरीके से लेंगे उसके लिए आप एक वीडियो बना दो, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मैनर विच कंपनी शेल प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय मेंबर्स, मैनर इन विच कंपनी शेल प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय मेंबर्स, ठीक है, कि रिमोट ई वोटिंग कर रहे हो तो बियॉन्ड पर्टिकुलर डेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, यही सारी चीज़ें, और एक बार वोट कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते, वो तो कॉमन सेंस है। एडवर्टाइजमेंट कर लो, और जो आपने एडवर्टाइजमेंट करनी थी ना नोटिस डिस्पैच करने के, बट जनरल मीटिंग के 21 डेज के पहले जो नोटिस आपने एडवर्टाइजमेंट करी हुई है उसको आप वेबसाइट पे भी डाल दो कंपनी के। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ नोटिस है, फिर कंडक्ट ऑफ पोल है। अब ये कंटेंट्स ऑफ नोटिस है इतने सारे। आई एम जनरली वेरी हंग्री राइट नाउ, इट्स 11:30 in the night, and yeah, I'm really hungry. I haven't had my food and I'm thinking that I should whether carry on or not with this, because I've got approximately 4 pages to cover right now. See, this much I have to cover. 4 पेज नहीं बेटा, 8 9 10 11 पेज है। क्या बोलते हो आप लोग। वैसे तो मैं लाइव नहीं हूँ अभी, बट मे बी द डे वुड कम सून। द रीजन बीइंग आई एम सो फ्रैंक विथ यू ऑल राइट नाउ बिकॉज आई कैन सी दैट 100 people or 200 people watching my video in a day and they are finding it useful. So I've just got kind of connection with you all. So that's why I'm being really frank with you. चलेगा, कोई बात नहीं। आप लोग तो मुझे जवाब नहीं दे सकते बट कमेंट्स के थ्रू दे सकते हो। कॉन्टेंट्स ऑफ द नोटिस में क्या बोला है कि नोटिस में कॉन्टेंट्स तो रहेगा ना, कुछ ना कुछ, खाली पेज देना है नहीं ना, कुछ ना कुछ तो लिख के दोगे। क्या लिख के दोगे देखना। नोटिस अगर आप मेंबर को दे रहे हो, किसी और को तो दोगे नहीं, मेंबर को ही देना है। तो नोटिस शैल इन्फॉर्म टू मेंबर्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग अवेलेबिलिटी। पहले तो आप नोटिस में डाल दो, मेंबर्स को बता दो कि भाई ई वोटिंग फैसिलिटी हमारी कंपनी दे रही है आपको, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन दे दो कि उसको एक्सेस कैसे करना है। क्लियरली स्टेट करो दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग ई वोटिंग फैसिलिटी एंड नोटिस में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्लियरली कि ई वोटिंग का प्रोसीजर क्या है एंड प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग एट जनरल मीटिंग कैसा है बाय मेंबर्स हु डू नॉट वोट बाय रिमोट ई वोटिंग।
सो बेसिकली क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमने ये देखा ना कि नोटिस टू मेंबर, अगर नोटिस जो है वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर को अबाउट प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग की हमारे पास ई वोटिंग का अवेलेबिलिटी है, आप चाहे तो कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन देगा कि एक्सेस कैसे करना है वो फैसिलिटी को। नोटिस क्लियरली बताएगा कि ई वोटिंग फैसिलिटी कैसे देना है, ई वोटिंग प्रोसीजर कैसे होगा फॉर वोटिंग एट जनरल मीटिंग, प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, वो सब बताएगा। हु डू नॉट वोट बाय रिमोट ई वोटिंग, ठीक है। फिर नोटिस है, नोटिस में आप ये भी क्लैरिफाई करोगे डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। नोटिस ये भी बताएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देगा कि ग्रीवेंसेस अगर कुछ है तो आप इनको ये पर्सन है इसको कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। अब आप जैसे महान लोग जो ई वोटिंग में ऑलरेडी वोट कर चुका है, फिर वापस से मीटिंग में भी आ रहा है, खाना खाने के लिए वोट करने के लिए आ रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बाहर जाओ प्लीज़, बाहर मत जाओ, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा वोट नहीं कर सकता है एक बार ई वोटिंग में कर दिया तो। नोटिस जो है वो स्पेसिफाई करेगा मोड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब ई वोटिंग का रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे। फिर क्लियरली मेंशन करेगा कट ऑफ डेट क्या रहेगी, और नोटिस जो है वो आपको बताएगा कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्या रहेगी। फिर कंडक्ट ऑफ पोल है, right now it's what the time is, let me check, it's 11:11 and I think I should go and eat something right now, I'm really hungry. I'll basically ये इससे इसके आगे का जो पार्ट है again I can make it in one video and it would be all sorted, SS2 ख़त्म हो जाएगा पूरा। So I would I'd do it tomorrow morning or by the evening if possible, or otherwise if I get the comment to make it, otherwise you all can read it by yourself. So yeah, I would need your permission to go right now and eat something. Have a good time. Bye.